अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 7 एक लेक्चर नंबर 7 करने जा रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक्स होंगे, उन्वान होगा, वही पार्ट 2 होगा, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार हुआ दूसरी दफ़ा, जब 1997 में और 1999 में जब उनका दौरे इक़्तिदार आया तो उसमें उन्होंने क्या अहम वाक़यात हुए और क्या क्या उन्होंने इवेंट्स यानी कि उनके क्या क्या कारनामे थे। तो हम उन चीज़ों का डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पहले दौरे हुकूमती यानी जो इक़्तिदार में जब आए 1990 से 1993 में, उसके अहम इवेंट्स, अहम वाक़यात, अहम कारनामे डिस्कस किए हैं। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखकर हमारे साथ जो चीज़ समझ ना आए वो शेयर कर सकते हैं। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो दूसरी दफ़ा जब इक़्तिदार मिला नवाज़ शरीफ साहब को, तो उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो दौरे इक़्तिदार आया वो 1997 में आया। अगेन वही पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नाम से, और इनके अब भाई भी आ गए हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी। ठीक है, अगर नोट कराओ माजरत, तो 1997 में से लेकर 1999 तक का इनका दूसरा दौरे इक़्तिदार शुरू हुआ है। तो हम उनके वाक़यात, अहम वाक़यात को डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने जस्टिस साजिद अली शाह जो ये थे, ठीक है, ये जस्टिस थे, इनको और फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उनको माजरत बर्खास्त किया नवाज़ गवर्नमेंट ने। उनके सारी चीज़ों को रिजॉल्व किया, आर्मी इंटरवेंशन हुई और चीफ जस्टिस ने रिज़ाइन किया अपने ऑफिस से। और प्रेसिडेंट जो थे उस वक्त के, जिन्होंने बाकायदा डिसमिसल की थी गवर्नमेंट को, तो उस वक्त के जो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमाओं में से अहम रहनुमाओं में आते हैं वो फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी आते हैं जो प्रेसिडेंट बने थे। तो इन दोनों को रिज़ाइन करना पड़ा किसके दौर में? नवाज़ शरीफ के दौर में माजरत। तो अगर आपने नोट कराओ कि जब उनकी हुकूमत आई दूसरी दफ़ा, तो उन्होंने जो इलेक्ट किया प्रेसिडेंट को, वो कौन थे? वो थे जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक ताड़ साहब जो ये हैं, और जो उस वक्त केयर टेकर में जो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा बन के बैठे हुए थे आफ्ताब शबान मीरानी साहब जो प्रेसिडेंट भी थे, उनको हटाया। और 1997 में जब ये इक़्तिदार दिया गया रफ़ीक ताड़ साहब को, तो नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने ये बाकायदा प्लान करके दिया। अब वो क्यों दिया, किस लिए दिया, वो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन आपके टॉपिक में सिर्फ यही डिस्कशन है तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने नोट कराओ कि उन्होंने नवाज़ शरीफ के दौर में IMF से इम्प्रूविंग गवर्नमेंट के लिए लोन्स लिए थे। नहीं, सिर्फ उन्होंने नहीं लिए थे, जो पहले जितने भी लोन्स थे वो जितने भी इम्प्रूव करने थे पाकिस्तान की स्कीम्स के ऊपर रखते हुए, उनके ऊपर नवाज़ शरीफ ने एक स्कीम निकाली, रिटायर्ड डेट यानी कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो वाला एक पूरा जुमला आया, कर्ज उतारो मुल्क संवारो। तो उसके ऊपर उन्होंने जो अपना स्लोगन रखा वो यही था कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन क्या वो फ़ॉरेन लोन्स पूरे के पूरे रिटर्न हुए? क्योंकि इसमें जो कलेक्शन हुई स्कीम से वो कितनी हुई? 17 बिलियन रुपीज़ यानी कि 17 अरब रुपए जमा हुए 1999 में। अब ये कहाँ गया पैसा, किधर गया, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं बेटा। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं करप्शन की नज़र हुआ, किसकी नज़र हुआ, ये आप भी रिसर्च करें और मुझे साथ शेयर करें। अगर आपने नोट कराओ कि जो उनका अगला इकदाम था वो था राइट टू वोट ऑफ पाकिस्तान, जो अब्रॉड में थे उनको भी हक दिया गया कि वो भी वोट कर सकें पाकिस्तान के लिए, जबकि ऐसा बेशतर ममालिक में अलाउ ही नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपने मुल्क के ऊपर रखते हुए वोट कास्ट कर सकें। अब रीज़न क्या है? इसमें दो चीज़ें हैं बेटा, कि सिटीज़नशिप आपकी दोहरी शहरियत होती है, और दूसरा हमें पता नहीं है कि क्या वो वाकई में पाकिस्तानी रहा है या नहीं, क्योंकि जाली दस्तावेज़ात ये पूरी दुनिया मानती है। और आपने अगर नोट करो ये बन भी जाते हैं, तो इसी वजह से क्या ये सही है या गलत है, ये अब रिसर्च पर डिपेंड करता है, और आप मुझे शेयर कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ के मुतालिक पता हो। अगर आपने नोट करा हो जो रिस्ट्रिक्शन थी फ्लोर क्रॉसिंग, यानी कि पार्लियामेंट में कभी भी कोई भी पार्टी का नुमाइंदा फ़ौरन छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता था। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी थी 1973 में ये हो गई थी। और आपने अगर नोट करो कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो था वो सिर्फ पार्टी के लीडर के पास था,
और अगर कोई उसे एक्सपेल्ड यानी कि वायलेट करता है, यानी कि कोई भी इसको वायलेट करेगा, तोड़ेगा या ख़त्म करेगा, तो उस पार्टी का लीडर उसको एक्सपेल्ड यानी कि निकाल देगा। ये बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी क्योंकि उस वक्त के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, माजरत बहुत ज़्यादा हो रहा था, और नवाज़ शरीफ के दौर में ये रहा भी है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। अगर आपने नोट करा हो, सबसे अहम किरदार था वो ये कहता है सेंसस, मरदमशुमारी, जो लास्ट मरदमशुमारी हुई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में सही वाली, वो थी 1998 की। और उसमें क्योंकि आर्मी का भी थोड़ा बहुत निसाब था, उनकी भी शमूलियत थी, तो 13 करोड़ की आबादी आई। क्योंकि सेंसस से बेटा आपकी प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग्स होती हैं, सोशल प्लानिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मनसूबाबंदियाँ हो रही होती हैं कि कौन कहाँ पे किस तरह से किन लोगों के ऊपर पैसा लगाना है और कितनी चीज़ें में रिक्वायर्ड हैं। ये सब चीज़ें सेंसस से होती हैं। और जो लास्ट सेंसस हुई है वो कब हुई है? 1998 में। प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा इसको। अगर आप देखें तो फिर एजुकेशन पॉलिसी अपनाई गई, उसमें सैयद गौस अली शाह जो ये हैं, इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी अपनाई, फेडरल मिनिस्टर रहे 1998 में, और ये नई पॉलिसी लेकर आए एजुकेशन पॉलिसी। 2004 में भी ये इम्प्लीमेंटेड हुई, अमेंडमेंट हुई, ऑर्डिनेंसेस आए। लेकिन जो मेन किरदार था वो कब गया? नवाज़ शरीफ के दौर में। और उस वक्त से लेके अब तक बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई हैं तालीम के हिसाब से। वो क्या है क्या नहीं वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने नोट कराओ कि ये वो मोटरवे है जो लाहौर इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है, और ये लॉन्गेस्ट मोटरवे है साउथ एशिया का। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में ये आया, और फर्स्ट टर्म में इसको प्लान करने की कोशिश की गई, और सेकेंड टर्म में ये पूरा प्लान हो चुका था, जो हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया है। इसको पूरा जोड़ा गया है किसके साथ? नेशनल हाईवे के साथ, यानी कि कराची से पेशावर जाने तक का पूरा निज़ाम, पेशावर से इस्लामाबाद जाने का, यानी कि लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, ये सब इसी में आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे बड़ा मोटरवे है, ये मोटरवे है। ये आपने अगर 9 में अगर सही तरीके से अगर आपने लैंड एंड क्लाइमेट पढ़ा हुआ है तो आपको पता चलेगा कि हाईवे और मोटरवे में थोड़ा फ़र्क होता है। तो ये वो चीज़ थी जिसके हिसाब से सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल बनी नवाज़ शरीफ के दौर में। फिर एक और चीज़ जो सबसे अहम हुआ वो था यौम तकबीर डे। यौम तकबीर डे बोलते हैं एटॉमिक ब्लास्ट, जब पाकिस्तान 7वां एटॉमिक पावर बना वर्ल्ड का। और 28 मई 1998 में ये धमाके किए गए। और इसके धमाकों के जो दावेदार उस वक्त साइंटिस्ट थे वो कौन थे? जी आपने सही कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब थे, और उनकी पूरी टीम थी। और उनकी टीम के ऊपर ये चगाई के पहाड़ों पर बाकायदा ये धमाके किए गए। और ये किसके दौरे हुकूमत में हुए? नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में। ये सब पार्टियों का मिलकर एक जुज़्व था जो बनाने का अहम इकदाम था, क्योंकि इंडिया ने जब 1970s में जब उन्होंने धमाके किए तो पाकिस्तान के ऊपर ये बहुत बड़ा एक क्लेम आ चुका था कि इंडिया एटॉमिक पावर और कभी भी ख़त्म कर सकता है किसको? पाकिस्तान को। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में शुरू हुआ और नवाज़ शरीफ के दौर में ख़त्म हुआ। तो यानी कि ये सबका ही एक कंट्रीब्यूशन था, और ये सबसे अहम कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, फिर आते हैं आपके पास जो रिपील थी क्लॉज 58(2)B की, जिसकी वजह से आइन के ऊपर हमेशा प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देते थे पूरी असम्बलीज़ को, तो वो रिमूव करवाया गया। उसमें अमेंडमेंट हुई, वो 13 अमेंडमेंट कहलाती है, 13वीं तरमीम कहलाती है, नवाज़ शरीफ के दौर में हुई। और इसको सब ने सपोर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन आइन के हिसाब से नेशनल असम्बली में। ठीक है, फिर जो सबसे अहम किरदार था वो था लाहौर डिक्लेरेशन। नवाज़ शरीफ के दौर में उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, अटल बिहारी वाजपेयी, जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं और नवाज़ शरीफ साहब हैं। तो इनके दरमियान पीस और गुडविल का, यानी कि अमन और अमान और अच्छे ताल्लुकात का एक रुझान बढ़ा। और फिर वाघा बॉर्डर के थ्रू अटल बिहारी वाजपेयी बाकायदा बस में आए थे, इन्होंने रिसीव किया नवाज़ शरीफ साहब ने इनको, और उस वक्त जॉइंट कम्युनिक बनाई, यानी कि एक बहुत बड़ी एक पैक बनाया गया जिसको हम नाम देते हैं क्या? लाहौर डिक्लेरेशन का। लाहौर में ये पूरी कॉन्फ्रेंस हुई, अमन व अमान के ऊपर बहुत सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ। और सबसे अहम बात यह थी कि दोनों लीडर्स ने मिलकर इस माहदे को तय किया ऑन द रिकॉर्डिंग ऑफ कश्मीर इशू। मगर आज क्या हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ दिखावा था, तस्वीरें थी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आपने नोट करा हो कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हुई थी। अमन जो गुडविल था वो थोड़े वक्त के लिए था, लेकिन आज भी आप देख लें कश्मीर का वही हाल है, वही सब कुछ है। तो आप लोग समझदार हैं इस बात में। अगर नोट कराओ
कि कारगिल इन्वेजन, जो कारगिल वॉर हुई थी, उसमें बाकायदा पाकिस्तान ने कारगिल के पहाड़ियों पर इन्वेड कर लिया था, लेकिन जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन आए तो उस पूरी वॉर को सीज़ फायर किया गया। और किसके दौरे हुकूमत में हो रहा है? नवाज शरीफ का। और उस वक्त का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कौन है? जनरल परवेज़ मुशर्रफ। आपने अगर नोट करो, ये सबसे अहम था हमारे लिए, लेकिन उस वक्त हुआ और फिर वापस से रिटर्न कर दिया गया। तो अब आप समझ रहे होंगे कि हम लोग ने क्या क्या चीज़ें पाई, क्या क्या चीज़ें खोई। सबसे अहम जो था वो वापडा हैंडेड ओवर किया गया आर्मी के थ्रू। और आपने अगर नोट कराओ, जो करप्शन थी वो ख़त्म की गई, और लोड शेडिंग का जो उस वक्त बहुत बड़ा मसला चल रहा था 1999 में, वो ख़त्म किया गया। तो ये ख़त्म हुआ, क्योंकि अभी भी लोड शेडिंग हो रही है, और चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो KPK हो। तो आपने अगर नोट कराओ कि ये सारी चीज़ें उस वक्त से लेके अब तक हो रही हैं, तो करप्शन का रुझान तो रहा है और करप्शन हो भी रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको खुद किताब बता रही है बेटा। अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं, अमल में आई हैं, तो अभी भी क्यों हो रही हैं? ये सोचने वाली बात है, ठीक है, और उस पर फिर अमल करने वाली बात है। अब दूसरा दौर है हुकूमत। जब नवाज शरीफ का हटाया गया तो वो किस बिना पर हटाया गया? अब वो बिहाफ यह था कि इनके दौर हुकूमत में एक प्लेन हाईजैक हुआ, जिसका पूरा इल्ज़ाम गया किसके ऊपर? नवाज शरीफ के ऊपर। और जब नवाज शरीफ के ऊपर गया तो अक्टूबर 1999 में, ठीक है, अक्टूबर 1999 में, याद रखिएगा क्योंकि ये आपके पास MCQs में आती हैं। तो उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने डेमोक्रेटिक हुकूमत को ख़त्म करवाया, और इल्ज़ाम लगाने के बाद नवाज शरीफ के ऊपर ये इम्प्रिजनमेंट हुई कोर्ट की तरफ से, कि उनको सज़ा मिली, कि वो जाहिर सी बात है किसकी सज़ा मिली? उम्र कैद की। अब वो अनफिट थे पब्लिक पोस्ट के हिसाब से स्पेशल कोर्ट में, लेकिन इनका तीसरा दौर इक़्तिदार भी आया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब किसी के ऊपर ये हो जाता है, यानी कि इल्ज़ाम भी लग गया और साबित हो गया, तो फिर उसके बाद आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। और किसने इंटरवीन की? सऊदी हुकूमत ने इंटरवीन की, और ये फिर एग्ज़ाइल हो गए, यानी कि निकल गए, जला वतन हो गए। कहाँ पे? सऊदी अरब में। और वहाँ वो बाकायदा 1.5 से 2 साल रहे भी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर से जब भी कोई भी बंदा, एक चीज़ के लिए आपको समझा रहा हूँ, यानी कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी अमीर तरीन बंदा हो, वो करप्शन करके आराम से बाहर जा सकता है, वापस आ सकता है, और वापस इक़्तिदार में, हुकूमत में आ सकता है। आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे बेटा कि ये वो चीज़ें जो हमारे लाइल्म हैं, हम एडजस्ट हो चुके हैं, हमने इसका समझौता कर लिया है कि हाँ यार, जो हो रहा है मुल्क में होने दो, जो घर में तोड़फोड़ हो रही है होने दो, बस तोड़फोड़ करके वापस इसी घर में आना है ना, कौन सी नई बात है? सामान बेच दो, सामान बेचने के बाद वापस से इसी घर में आना है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पर हम लोग ये नोट करते हैं कि हमारे पास जितनी भी पार्टियाँ हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं उनको इसलिए बुरा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आवाम भी ऐसी है, क्योंकि आवाम को अगर चाहिए कि इन जैसे लोगों को एक ही दफ़ा लेकर आओ, ख़त्म करें, लेकिन आवाम भी ऐसी है कि बार बार इनको वोट देकर वापस से ले आती है। और जब हमारे बच्चों और बड़ों को ही नहीं इल्म होगा, ला इल्म होंगे या पता होगा, फिर भी उनको दे रहे होंगे, तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। अब आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई चीज़ फ़ौरन समझ में आ गई तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। उन बच्चों, उन लोगों तक इस बात को, इस इल्म को पहुँचाएँ जो वाकई में ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।